मुझे और मेरे छोटे भाई को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरे छोटे भाई ने हंसते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, जबकि मेरे पास सिर्फ बचा हुआ सिस्टम रह गया। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही बारिश वाली एपोकलिप्स आ गई। सभी लोग अपने अपने घरों में फंस गए और रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से घर में मौजूद थोड़े से सामान को 100 गुना बड़ा किया, बहुत बचत करके इस्तेमाल किया और आखिरकार मैं और मेरा भाई इस मुश्किल समय से बच निकले। लेकिन बारिश खत्म होते ही मेरे छोटे भाई ने मुझे ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीनते तो मैं इसी सिस्टम से सामान बढ़ाकर लू दीदी और उनके पूरे परिवार को बचा लेता। भैया तुम हर मामले में अच्छे हो, बस बहुत सेल्फिश हो। फिर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला। इस बार मेरा छोटा भाई मुझसे पहले बड़ा करने वाला सिस्टम चुन गया। तभी मुझे समझ आ गया कि उसे भी रिबर्थ मिला है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने छोटा करने वाले सिस्टम से 5 साल तक चलने वाला खाना छोटा कर लिया और खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच चुका था जिस दिन हमें सिस्टम चुनना था। सिस्टम बोला, आप दोनों अपना अपना सिस्टम चुनिए। मेरे छोटे भाई ने तुरंत कहा, मुझे बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए। सिस्टम बोला, सिस्टम अब आपके साथ बाइंड हो चुका है। मेरा भाई खुशी से बोला, अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। तभी मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि मैं सच में रीबर्थ लेकर उसी दिन वापस आया हूँ जिस दिन हमने सिस्टम चुना था। क्योंकि तुम्हें अपनी लू दीदी मुझसे ज्यादा प्यारी है और अपने उस भाई की भी कोई कदर नहीं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। मैं छोटा करने वाला सिस्टम चुनता हूँ। सिस्टम बोला, ठीक है। सिस्टम बाइंड हो चुका है। मेरा छोटा भाई तुरंत अपने नए सिस्टम को टेस्ट करने लगा। उसने पास रखा एक छोटा कप 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा कप देखते ही देखते एक विशाल कप बन गया। वह खुशी से चिल्लाया, ये सच में बड़ा करने वाला सिस्टम है। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। यही वो छोटा भाई था जिसे बचाने के लिए मैंने पिछली जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पिछली जिंदगी में अचानक बारिश वाली एपोकलिप्स आई थी। सभी लोग अपने अपने घरों में फंस गए थे और खाने पीने का सामान बहुत कम था। लेकिन मेरे घर में कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के पड़े थे। मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम से उन्हें 100 गुना बड़ा कर दिया और हम किसी तरह पूरे 5 साल जिंदा रहे। उस दौरान मेरे छोटे भाई की बचपन की दोस्त लू याओ सामने वाले घर में रहती थी। मेरे छोटे भाई ने मुझसे बार बार कहा कि मैं उनके परिवार के लिए भी खाना बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने एपोकलिप्स में इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सका कहकर मना कर दिया। मेरी मदद के बिना लू याओ का परिवार 5 साल नहीं टिक पाया और बहुत पहले भूख से मर गया। मैं एपोकलिप्स से तो बच गया, लेकिन आखिर में उसी छोटे भाई के हाथों मारा गया जिसकी रक्षा के लिए मैंने सब कुछ किया था। सच में कितनी आयरनी की बात है। मेरा भाई मुस्कुराकर बोला, भैया अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें मेरी जलन नहीं हो रही? आखिर मैं जो चाहूँ उसे बड़ा कर सकता हूँ, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ छोटा करने वाला सिस्टम है। मैंने शांत होकर कहा, इसमें फर्क ही क्या है? सिर्फ एक सिस्टम ही तो है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने देखा कि मुझे बड़ा करने वाले सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इस बार वह जरूर सामने वाले परिवार को बचाने जाएगा और जैसे ही किसी को उसके सिस्टम के बारे में पता चलेगा, एपोकलिप्स में उसका सुरक्षित रहना नामुमकिन होगा, क्योंकि हर कोई उस सिस्टम पर कब्जा करना चाहेगा। मेरा भाई सोच रहा था कि उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, इसलिए खाने की कोई कमी नहीं होगी। इसी वजह से उसे आने वाली बारिश वाली एपोकलिप्स से बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि वह उसका इंतजार कर रहा था ताकि खाने की कमी होने पर वह हीरो बनकर लू याओ और उसके परिवार को बचा सके और लू याओ उससे प्यार करने लगे। मैं हमेशा यही समझता था कि उसे सिर्फ लू याओ पसंद है, लेकिन अब समझ आया कि वह पूरी तरह लव से था। मेरा भाई बोला, भैया अगर मैं लू याओ और उसके परिवार को बचा लूं तो क्या वह मुझसे प्यार करने लगेगी? मैंने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता, लू दीदी जरूर मुझसे प्यार करेंगी। फिर उसने पूछा, भैया सच सच बताओ, कहीं तुम्हें भी लू दीदी पसंद तो नहीं? लेकिन तुम उनसे 2 साल बड़े हो, इसलिए उनके बारे में सोचना भी मत। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ अपना मोबाइल निकालकर उन चीजों की ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा जिनकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि मैं एक बार अपने ही छोटे भाई के हाथों मारा जा चुका था और अब वही गलती दूसरी बार कभी नहीं दोहराने वाला था। तभी मेरा भाई बोला, भैया क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ लाख रुपए उधार दे दो, मुझे थोड़ा खाना खरीदना है। मैंने कहा, नहीं, मैंने अभी अभी एक नया फ्रिज खरीदा है और मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वह हैरानी से बोला, तुमने फ्रिज क्यों खरीदा? मैंने जवाब दिया, क्या हुआ, क्या मैं नया फ्रिज नहीं खरीद सकता? तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस था। फिर उसने पूछा, भैया मुझे याद है कि तुम्हारे कमरे में अभी भी थोड़ा खाना रखा हुआ था। मैंने कहा, वह सब मैं सोसाइटी में रहने वाले अकेले बुजुर्गों को दान कर चुका हूँ। आखिर उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी मेरा छोटा भाई न सिर्फ अपनी पसंद का बड़ा करने वाला सिस्टम हासिल कर लेगा, बल्कि मेरे आखिरी बचे हुए खाने का सामान भी दूसरों को दे देगा। साफ था कि वह मुझे भूख से मरवाना चाहता था। अगर मुझे रीबर्थ और सिस्टम न मिला होता तो इस बार की बारिश वाली एपोकलिप्स में मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान देकर मेरे मन में उसके लिए नफरत और भी बढ़ गई। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने अपने छोटे भाई के लिए हर जिम्मेदारी निभाई है। बचपन में हमारे माता पिता की मौत हो गई थी। बड़े भाई होने के नाते मैंने माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाई। मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मेरा भाई पढ़ सके। उसके नंबर कभी अच्छे नहीं आए, लेकिन मैंने उसे कभी डांटा नहीं। उसके पॉकेट मनी हमेशा उसके हमउम्र बच्चों से कहीं ज्यादा होते थे और वह सारे पैसे मैं दिन रात मेहनत करके कमाता था। बाद में वह कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाया, जबकि मैं अपनी मेहनत से शहर में घर खरीद चुका था। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे सामने वाले घर में उसके बचपन
बचपन की दोस्त लू याओ रहती है। बचपन में दोनों हमेशा साथ खेलते थे। बाद में लू याओ के घर वालों को डिमोलिशन कॉम्पेंसेशन में बहुत सारे पैसे मिले और वे गांव छोड़कर शहर आ गए। जैसे ही मेरे छोटे भाई ने खूबसूरत लू याओ को दोबारा देखा, वह उसी वक्त उससे प्यार करने लगा और उसके पीछे पड़ गया। यहाँ तक कि पिछली जिंदगी में जब मैंने अपोकलिप्स के दौरान उसके परिवार की मदद करने से मना कर दिया, तब मेरे भाई ने मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से हमारा खाना उनके घर पहुंचा दिया। मैं कुछ नहीं कर सका और आखिर में मुझे मजबूर होकर घर का दरवाजा अंदर से लॉक करना पड़ा ताकि कोई हमारा सामान चुराने न आ सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे छोटे भाई की नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। एक ऐसी लड़की जिसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, वह भी उससे ज्यादा अहम थी। उसी पल मैं अपने छोटे भाई से पूरी तरह निराश हो गया। मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं जाकर सोता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और अपने लिए एक सुरक्षित छिपने की जगह की प्लानिंग करने लगा। मैंने विंड पावर जनरेटर भी खरीद लिया ताकि तेज बारिश और तूफान के दौरान भी मेरे पास लगातार बिजली बनी रहे। मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत थी मैं सब पहले ही खरीद चुका था। अब मुझे सिर्फ सही समय का इंतजार करना था। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई अपने बड़े करने वाले सिस्टम पर इतना भरोसा कर रहा था कि उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने अपनी पॉकेट मनी से कुछ 100 रुपए का खाना खरीदा और चुपके से अपने कमरे में लॉक कर दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसका सामान चुरा लूंगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं छिपा रहता तो देर सबेर वे मुझे ढूंढ ही लेते। इसलिए मैंने दूसरी जगह चुनी। जब मैं इस घर का रेनोवेशन करवा रहा था, तब मैंने अपनी ही डिजाइन से एक बहुत छोटा सीक्रेट रूम बनवाया था। इस जगह के बारे में मैंने आज तक अपने छोटे भाई को कभी नहीं बताया। वह कमरा सिर्फ एक छोटे टॉयलेट जितना था, लेकिन छोटा होने के बाद मेरे लिए वही सबसे सुरक्षित सेफ हाउस बनने वाला था। उस कमरे का डोर सिर्फ मेरे मोबाइल से कंट्रोल होता था, इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं था कि मेरा भाई उसे ढूंढ लेगा, और अगर ढूंढ भी लिया तब भी वह उसे खोल नहीं पाएगा। इसके अलावा मैं कई किलोमीटर दूर एक सुनसान जमीन पर गया और अपने छोटे करने वाले सिस्टम से बहुत सारी मिट्टी छोटी करके साथ ले आया, ताकि बाद में उसी मिट्टी और सीड्स की मदद से मैं अपनी सब्जियां खुद उगा सकूं। मैंने कई पेड़ों को भी छोटा करके अपने साथ रख लिया। कुछ ही समय बाद मेरे ऑर्डर किए हुए सारे खाने का सामान, फर्नीचर और बाकी जरूरी चीजें पहुंच गई। उस समय बारिश वाली अपोकलिप्स आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी एड्रेस अपने पुराने गांव वाले घर का रखा था। वह गांव बहुत पहले ही खाली हो चुका था और वहां अब कोई नहीं रहता था। मैंने उस घर में फर्नीचर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, खाना और तरह तरह का जरूरी सामान भर दिया। फिर आस पास कोई न होने पर मैंने अपने छोटे करने वाले सिस्टम से उन सभी चीजों को छोटा कर दिया और पहले से तैयार किए गए बॉक्सेस में भर लिया। आखिर में मैंने थोड़ा सोचा और अपने पुराने छोटे घर को भी छोटा करके अपने साथ ले आया। भले ही वह पुराना था, लेकिन थोड़ा रिपेयर करने के बाद आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। रात गहरी होने पर मैं सारी चीजें लेकर वापस शहर आया और उन्हें अपने सीक्रेट रूम में जमा कर दिया। इन दिनों मेरा छोटा भाई बेहद एक्साइटेड था। उसे पूरा यकीन था कि उसने हर तरह की तैयारी कर ली है, इसलिए उसने मेरी गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने सीक्रेट रूम में पहले से एयर फिल्टर सिस्टम लगा रखा था, इसलिए कई साल तक अंदर रहने पर भी ऑक्सीजन खत्म होने की कोई चिंता नहीं थी। मैंने 5 बड़ी पानी की बॉटल्स को छोटा नहीं किया, बल्कि उनका पानी एक छोटे टैंक में डाल दिया ताकि आगे वही मेरे पानी का सोर्स बने। कमरे में लाइट भी लगी हुई थी और उसका स्विच भी मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता था। पूरी रात मेहनत करने के बाद मेरा सीक्रेट रूम पूरी तरह बदल चुका था। मेरे सीक्रेट रूम के अंदर अब एक छोटा सा फार्म बन चुका था। बेहद छोटे छोटे चिक्स की आवाज मुश्किल से सुनाई देती थी और वे घास के बीच झुकर कीड़े ढूंढ रहे थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा सा घर भी था, जिसके अंदर हर तरह के होम अप्लायंसेस मौजूद थे। अब आखिरकार मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर बारिश वाली अपोकलिप्स का इंतजार कर सकता था। आखिरी आधे दिन में मेरा छोटा भाई फिर से लू याओ के घर चला गया। ऐसा लग रहा था कि लू याओ का परिवार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसे उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधा लू याओ के कमरे में घुस गया। तभी लू याओ के माता पिता बातें करने लगे। सामने वाले घर का वो लड़का बिल्कुल बेशर्म है, इतनी उम्र हो गई फिर भी रोज हमारी बेटी के कमरे में घुसा रहता है। दूसरी औरत बोली, मुझे तो लगता है तुम्हें जल्द ही दामाद मिलने वाला है। इस पर लू याओ की माँ हंसते हुए बोली, दामाद? उसे तो कॉलेज तक में एडमिशन नहीं मिला, 20 साल से ऊपर का हो गया है, फिर भी कोई ढंग की जॉब नहीं है, हर दिन घर पर पड़ा रहता है और अपने बड़े भाई के पैसों पर जीता है। अपनी ऐसी हालत लेकर भी मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखता है? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और उसकी अच्छी जॉब है, वह उसके लायक ही नहीं है। मैंने उनकी बातें सुनी, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना। उस समय बारिश वाली अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने अपने छोटे भाई को एक कॉल किया और कहा, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, आज रात मैं ओवर टाइम करूंगा, इसलिए घर नहीं आऊंगा। उसने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, मैं आज रात अकेला रह लूंगा। मुझे पहले से पता था कि वह मुझे सावधान रहने के लिए एक शब्द भी नहीं कहेगा। वैसे भी मैंने उसे सिर्फ इसलिए कॉल किया था ताकि उसे लगे कि मैं सच में घर छोड़कर चला गया हूँ। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से सीक्रेट रूम का डोर खोला, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने एक बार फिर छोटा करने वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैंने किसी सामान को नहीं बल्कि खुद को छोटा किया। कुछ ही पल में मुझे चक्कर जैसा महसूस हुआ और मेरा शरीर पूरी तरह सिकुड़ गया। जो सीक्रेट रूम पहले बहुत छोटा लगा था, अब वही मुझे किसी बड़े हॉल जैसा दिखाई देने लगा। मैंने खुद को छोटा करने का रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि पिछली जिंदगी में मैंने देखा था कि बड़े करने वाले सिस्टम से बड़ी की गई सारी चीजें बारिश खत्म होने के बाद अपने आप पहले जैसी हो गई थी। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि छोटा करने वाले सिस्टम के साथ भी यही होगा। बारिश खत्म होने पर सिस्टम अपना असर खो देगा और सब कुछ फिर से अपनी असली साइज में लौट आएगा। अपने सामने हरी जमीन, पेड़, छोटा फार्म और छोटा घर देखकर मेरे दिल को एक अलग ही सुकून मिला। अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं थी। जब
मेरा छोटा भाई घर पर नहीं था तब मैंने घर के अंदर और बाहर कॉरिडोर में इनविजिबल कैमरास लगा दिए थे ताकि मैं अपने मोबाइल से घर के अंदर बाहर होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत देख सकूं। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने लू याओ के घर के बाहर भी एक कैमरा लगा दिया। उन कैमरास की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि सिर्फ साफ वीडियो ही नहीं बल्कि हल्की से हल्की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। सारी तैयारी पूरी करने के बाद मैंने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा, कंधे पर हो उठाई और अपनी जमीन की तरफ चला गया। मैंने पूरे ध्यान से खेत जोता, फिर उसमें सीड्स बोए, फर्टिलाइजर डाला और पानी दिया। इतने में छोटे छोटे चिक्स मेरे पैरों के पास आकर चोंच मारने लगे। मैंने उन्हें हल्के से हटाया और चिकन फीड का पैकेट खोलकर उन्हें खाना खिलाया। अपने मोबाइल से मुझे पता चला कि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। यह बारिश रुकने वाली नहीं थी। सोशल मीडिया पर लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि इतनी तेज बारिश की वजह से वे काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अब मेरा बाहरी दुनिया से संपर्क सिर्फ मेरे मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट के जरिए ही था। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि हालात और भी खराब होते जा रहे थे। शहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो चुका था और लोगों का आना जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। मेरे गायब हो जाने पर मेरे छोटे भाई को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। शायद उसे यही लगा कि मैं बाढ़ में बहकर मर चुका हूँ। इन दिनों मैं अपने छोटे फार्म में खेत जोता, सब्जियां उगाता और चिक्स को खाना खिलाता था। बस एक ही परेशानी थी कि वे छोटे चिक्स बार बार मेरी नई उगी सब्जियों की पौध खा जाते थे। एक दिन खाली समय में मैंने कैमरा की लाइव फीड खोली तो देखा कि मेरा छोटा भाई लू याओ को मेरे घर लेकर आया है। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेरा भाई बोला, लू दीदी, क्या आपके घर में अभी भी खाना बचा है? लू याओ ने आह भरते हुए कहा, बहुत थोड़ा, काश मैंने पहले ज्यादा सामान जमा कर लिया होता। अब पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और मैं वहाँ जाकर रह भी नहीं सकती। फिर उसने पूछा, यांग यांग, क्या तुम्हारे घर में अभी भी खाना है? अगर हो तो थोड़ा हमें भी दे दो। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई भी है। हमारे पास जो थोड़ा खाना है वह पूरे परिवार के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। मेरा छोटा भाई मुस्कुराकर बोला, मेरे पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, मैं किसी भी खाने को 100 गुना बड़ा कर सकता हूँ। लू याओ हैरान होकर बोली, सच में? ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई बोला, अगर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। उसने तुरंत खाना बड़ा करके दिखा दिया। लू याओ की आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोली, यांग यांग, अच्छा हुआ तुम हो, फिर प्लीज हमारे घर का सारा खाना भी बड़ा कर दो। मेरा भाई बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। लू याओ मुस्कुराकर बोली, बोलो। मेरा भाई शर्माते हुए बोला, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बचा सका हूँ तो क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो? लू याओ हंसते हुए बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम पहले से ही साथ नहीं हैं? बचपन से हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं। अब मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जैसे ही ये बारिश खत्म होगी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर मेरा छोटा भाई खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, मुझे पता था लू दीदी, आप भी मुझसे प्यार करती हैं। मेरे बड़े भाई ने तो कहा था कि आप मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, वह तो बस मुझसे जल्दा है। तभी लू याओ ने पूछा, वैसे तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? मेरा भाई लापरवाही से बोला, वह तो कह रहा था कि कंपनी में ओवर टाइम करेगा। अब इतनी दिनों से बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि वह शायद बाढ़ में मर चुका होगा। ये सुनकर लू याओ के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे छोटे भाई को प्यार से बहलाया और उसके कमरे में रखा सारा खाना बाहर निकालने के लिए मना लिया। कैमरा पर यह सब देखकर मेरे मन में अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने आखिर इतना मूर्ख छोटा भाई कैसे पाल लिया? सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि इतना निर्दयी कि जैसे वह दिल से चाहता हो कि उसका अपना बड़ा भाई मर जाए। लेकिन अब उससे मुझे क्या फर्क पड़ता था? मैं यहाँ अपने सीक्रेट रूम में सुरक्षित था और मेरे छिपने की जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे बस अपनी छोटी सी दुनिया में शांति से जीना था। मैं अपने छोटे घर में वापस गया, अपने लिए हॉट पॉट बनाया, फिर फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकाली और आराम से डिनर का मजा लेने लगा। खाना खाते खाते मैंने उसकी फोटो खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। कैप्शन लिखा, बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर हॉट पॉट खाने का मजा ही कुछ और है। मेरी पोस्ट डालते ही मेरे छोटे भाई ने तुरंत कमेंट किया, भैया आप कहाँ हो? सिर्फ कमेंट करने से उसका मन नहीं भरा, उसने मुझे कई मैसेजेस भी भेजे। भैया बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप ठीक हो? आप कहाँ हो? आप हॉट पॉट भी खा रहे हो? मेरा भी मन कर रहा है, प्लीज बताओ आप कहाँ हो? मैं बाहर नहीं निकल सका, मेरे लिए थोड़ा खाना ले आओ। उसके इतने सारे मैसेजेस का मैंने एक भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ अभी अभी पी गई कोल्ड ड्रिंक की एक और फोटो खींचकर उसे भेज दी और कैप्शन लिखा, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट है और हॉट पॉट भी अभी तक गरम गरम है। ये देखते ही उसने तुरंत मुझे कॉल कर दिया। वह बेचैनी से बोला, भैया आप हॉट पॉट कैसे खा रहे हो? प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा ले आओ, मैं कई दिनों से सिर्फ ब्रेड खाकर जी रहा हूँ। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं अभी भी कंपनी में हूँ, ये हॉट पॉट कंपनी की तरफ से मिला है। बाहर बारिश इतनी ज्यादा है कि मैं घर वापस नहीं आ सकता, तुम घर में जो भी है वही खा लो। वह तुरंत बोला, नहीं भैया, घर की ब्रेड बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मेरा भी हॉट पॉट खाने का मन कर रहा है। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। फिर मैंने कैमरा की लाइव फीड खोली और देखा कि मेरा छोटा भाई गुस्से से अपने मोबाइल की तरफ घूर रहा था। उसके चेहरे पर अब उस मासूम और आज्ञाकारी छोटे भाई वाली कोई झलक नहीं बची थी। इतने सालों तक अच्छा बनने का उसका ड्रामा करना सच में आसान नहीं रहा होगा। मैंने आराम से अपना टैबलेट उठाया और ड्रामा देखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने पहले से ही सैकड़ों नॉवेल्स, एनिमे और टीवी सीरीज डाउनलोड करके रखी थी ताकि बोरियत के दिनों में मेरा समय आसानी से कट जाए। खाना खाने और आराम करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मैंने यूं ही मोबाइल उठाकर कैमरा ऐप खोली और व्यू बदलकर लू याओ के घर के बाहर लगे कैमरा पर पहुंच गया। अंदर से आवाज आ रही थी, यांग यांग तो कमाल का है, अब हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। सच में हमारे हाथ खजाना लग गया। साफ था कि अब उनके पूरे परिवार को मेरे छोटे भाई के बड़े करने वाले सिस्टम के बारे में पता चल चुका था। मेरा छोटा भाई मुस्कुराकर बोला, आंटी आपकी मदद कर पाना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आखिर आगे चलकर हम सब एक ही परिवार बनने वाले हैं। ये सुनते ही कुछ पल के लिए
लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर लू याओ के माता पिता तुरंत मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही कहा, अगर यांग यांग नहीं होता तो हमें इतना सारा खाना कहाँ मिलता। हमारी बेटी का तुम्हारे साथ होना तो तुम्हारी किस्मत है, हमें तो शुरू से ही तुम बहुत अच्छे लगते थे। इतनी तारीफ सुनकर मेरा छोटा भाई खुशी में पूरी तरह बहक गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कैमरा बंद कर दिया। लू याओ का परिवार कैसा है ये मैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता था। जब उनके घर को डिमोलिशन कॉम्पेंसेशन में बहुत सारे पैसे मिले थे तभी से वे पूरे गांव में घमंड से सिर उठाकर चलने लगे थे। उन्होंने अपने पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों तक को अपमानित करके भगा दिया था। उन्हें हमेशा लगता था कि जो भी उनके पास आता है वह सिर्फ उनके पैसों के लिए आता है। गांव के लगभग सभी लोग कहते थे कि उनके घमंड की कोई हद नहीं रही। यहाँ तक कि एक बार गांव का प्रधान उनके घर पानी मांगने गया था तब भी उन्होंने उसे मना कर दिया था। ऐसे लोग मेरे छोटे भाई के साथ सच्चा रिश्ता निभाएंगे इस पर मुझे कभी भरोसा नहीं था। और लू याओ खुद भी बचपन से बहुत घमंडी थी। उसने कई बार सामने और पीठ पीछे मेरे छोटे भाई का मजाक उड़ाया था। उसने कभी दिल से उसे अपनी बराबरी का नहीं माना। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। आखिर मैं खुद 100 गुना छोटा होकर अपने सीक्रेट रूम में रह रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे छोटे भाई का कॉल आया। वो बहुत खुश होकर बोला, भैया आपको एक गुड न्यूज बतानी है, मैं और लू याओ अब रिलेशनशिप में है। मैंने शांत आवाज में पूछा, तो मुझे कॉल क्यों किया? उसी समय मेरे फार्म के चिक्स अब पहले से थोड़े बड़े हो चुके थे लेकिन फिर भी लगातार चूं चूं करते हुए आपस में खाना छीन रहे थे। मेरा भाई अचानक बोला, भैया आपकी तरफ से मुर्गियों की आवाज क्यों आ रही है? मैंने कहा, क्योंकि मैं उन्हें खाना खिला रहा हूँ। वह हैरान होकर बोला, इतनी तेज बारिश में तुम्हें मुर्गियां कहाँ से मिल गई? मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। वैसे भी मैंने पहले से काफी मीट खरीदकर फ्रीजर में रख दिया था जो मुझे बहुत लंबे समय तक चलने वाला था। मेरा भाई बेचैनी से बोला, भैया आखिर आप कहाँ हो? वहाँ हॉट पॉट भी खा रहे हो, मुर्गियां भी पाल रहे हो, क्या वहाँ बारिश का बिल्कुल असर नहीं हुआ? मैंने जवाब दिया, नहीं यहाँ बारिश का कोई असर नहीं हुआ। ये सुनते ही वह जल्दी से बोला, तो फिर जल्दी बताओ आप कहाँ हो, मैं लू याओ और उसके पूरे परिवार को लेकर वहीं आ जाता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अगर ढूंढ सकते हो तो खुद ढूंढ लो। वो गुस्से में बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तुम हमें अपने पास नहीं आने देना चाहते? बचपन से आज तक मैंने अपने छोटे भाई की हर बात मानी थी। शायद पहली बार मैंने उससे इतनी ठंडी और तंज भरी आवाज में बात की थी। मैंने रास्ते में घूम रहे एक को हल्के से हटाया और खेत से अपने छोटे घर की तरफ वापस चला गया। मेरे फ्रिज में पहले से ही बहुत सारे रेडी टू ईट फूड रखे थे जिनमें पिज्जा, बाओ, मैंटू, डम्पलिंग्स और कई तरह के फ्रोजन फूड्स शामिल थे। मैंने फैन चालू किया, माइक्रोवेव से गर्मा गर्म पिज्जा निकाला। दोबारा गर्म होने के बाद पिज्जा सुनहरा, मुलायम और बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। ऊपर की चीज लंबी स्ट्रेच हो रही थी। मैंने उसकी एक फोटो खींचकर अपने छोटे भाई को भेज दी। उसने तुरंत मैसेज किया, भैया आपके पास पिज्जा भी है, जल्दी बताओ आप कहाँ हो? फिर उसने गुस्से में लिखा, भैया आप बहुत सेल्फिश हो, मैं यहाँ सूखी ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स खाकर जी रहा हूँ और आप वहाँ पिज्जा खा रहे हो। ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, ऊपर की चीज भी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चाहे जितना खाना हो वह एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम किसी काम का नहीं है। मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम तुम्हारे सारे खाने को 100 गुना बड़ा कर सकता है। तब हम कई साल तक आराम से खाएंगे। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैंने सिर्फ इतना रिप्लाई किया, अगर मुझे ढूंढ सकते हो तो आ जाओ। इसके बाद मैंने कैमरा खोला। मेरा छोटा भाई गुस्से में मेरे पुराने कमरे की हर चीज तोड़ फोड़ रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता कि उसके बड़े करने वाले सिस्टम की बात बहुत जल्द पूरे सोसाइटी में फैल गई। यह खबर किसने फैलाई थी इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसके कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाया जाने लगा। सोसाइटी के सभी लोग अपने पास बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना लेकर उसके पास आने लगे और उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि वह अपने सिस्टम से उनके खाने को 100 गुना बड़ा कर दे। शुरुआत में मेरा छोटा भाई थोड़ा घबरा गया। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन तभी सामने वाले घर से लू याओ का पूरा परिवार बाहर आ गया। लू याओ के पिता ऊंची आवाज में बोले, सुनो, यांग यांग तो हमारे होने वाले दामाद हैं। अगर तुम लोग उनका सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले हमारी परमिशन लेनी होगी और हर बार सिस्टम इस्तेमाल करने में उनकी बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। पहले तो मेरा छोटा भाई इस बात पर नाराज हुआ कि लू याओ के परिवार ने उसके सिस्टम का राज सबको बता दिया, लेकिन जैसे ही उसने पैसे लेने वाली बात सुनी उसका चेहरा खेल उठा। लू याओ भी तुरंत बोली, बिल्कुल, यांग यांग मेरे बॉयफ्रेंड है, अगर तुम लोग उनसे काम करवाना चाहते हो तो पैसे देने ही होंगे। इसके बाद लू याओ का पूरा परिवार मेरे छोटे भाई के सिस्टम के सहारे बिजनेस करने लगा। जो भी इंसान अपने खाने को बड़ा करवाने आता उससे पहले लू याओ का परिवार 2000 युएन वसूलता। 2000 युएन कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अपोकलिप्स में पैसे से खाना नहीं खरीदा जा सकता था, इसलिए लोगों को यह डील भी ठीक लगती थी। कैमरा से मैं देख रहा था कि हर दिन मेरे छोटे भाई के पास आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों को पूरा भरोसा हो गया था कि जब तक उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है तब तक वे कभी भूख से नहीं मरेंगे। लेकिन वे सब एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। सिस्टम सिर्फ खाने को बड़ा कर सकता था, लेकिन उसके लिए पहले खाना होना जरूरी था। और किसी भी चीज पर सिस्टम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि आधा खाना खाकर बाकी आधे को फिर से बड़ा कर दिया जाए और उसे अनंत बार बढ़ाते रहे। देखते ही देखते पूरे 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में सोसाइटी का एक भी इंसान भूख से नहीं मरा, क्योंकि सभी लोग मेरे छोटे भाई के सिस्टम पर निर्भर थे। धीरे धीरे सबने सावधानी छोड़ दी और बिना किसी चिंता के खाने पीने में लगे रहे। लेकिन तीसरे साल के आखिर में असली संकट शुरू हुआ। हर घर का खाना लगभग खत्म हो चुका था। अब बड़ा करने के बाद भी खाना सबके लिए काफी नहीं बचता था। रिसोर्सेज बहुत कम हो चुके थे और बड़ा करने वाला सिस्टम अब पहले जैसा फायदेमंद नहीं रहा। सोसाइटी में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग खाने के लिए आपस में लड़ने लगे। हर दिन झगड़े और मारपीट होने लगी। इस दौरान मेरा छोटा भाई पूरी तरह लू याओ के घर में जाकर रहने लगा था और खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानने लगा था। कैमरा की रिकॉर्डिंग सुनते हुए मुझे पता चला कि लू याओ का परिवार भी समझ चुका था कि अब सिस्टम
सिस्टम इस्तेमाल करवाने आने वाले लोग पहले से बहुत कम हो गए हैं, यानी अब इस बिजनेस से ज्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई उनके घर में रह रहा था, उनका खाना खा रहा था और उन पर बोझ बन चुका था। इसीलिए पूरे परिवार ने मिलकर उसे घर से निकालने की प्लानिंग बनाई। सबसे पहले लू याओ ने उससे कहा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सुनते ही मेरा छोटा भाई बुरी तरह टूट गया। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और उनसे चिपक कर विनती करता रहा, लेकिन लू याओ के पूरे परिवार ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अपोकलिप्स में किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किससे प्यार करता है। हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। मेरा छोटा भाई पूरे दिन उनके घर के बाहर बैठकर रोता और चिल्लाता रहा। एक दिन और एक रात बीतने के बाद वह शर्मिंदा होकर वापस मेरे घर लौटा, लेकिन तब तक लू याओ का परिवार मेरे घर का सारा सामान खाली कर चुका था। मेरे छोटे भाई ने जो खाना जमा किया था वह भी सब उनके घर पहुंच चुका था। अब मेरा घर सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था। मेरा छोटा भाई कई बार उनके घर जाकर अपना सामान वापस मांगता रहा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ गालियां मिली। किसी ने भी उसे एक दाना तक लौटाने की कोशिश नहीं की। तभी पहली बार उसे सच में डर लगने लगा। और उस समय मैं क्या कर रहा था? मैं अपने छोटे फार्म में आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। भूख लगती तो खेत से ताजी सब्जियां तोड़ता, थोड़ा मीट निकालता और स्वादिष्ट खाना बनाकर खा लेता। अगर खाना बनाने का मन नहीं करता तो फ्रिज से रेडी टू ईट फूड निकालकर जल्दी से गर्म कर लेता। खाली समय में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बना लेता। हर सुबह उठते ही सबसे पहले चिक्स को खाना खिलाता, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाता और उसके बाद अपने फार्म में जाकर वहाँ उग रही हरी सब्जियां, आलू, बैंगन, टमाटर, मक्का और दूसरी फसलों को देखता। दोपहर में नींद आती तो आराम से सो जाता। उठने के बाद ड्रामा देखता, एनिमे देखता और आराम से खाते पीते दिन बिताता। बस एक ही काम थोड़ा मुश्किल था, मेरे इस छोटे फार्म में कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे, इसलिए मुझे अपने हाथों से एक एक फूल और पौधे का पॉलिनेशन करना पड़ता था। 3 साल बीत चुके थे। मेरे लिए ये सारी बातें अब सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी। इतने समय तक मेरी कोई खबर न मिलने के बाद मेरे छोटे भाई ने एक बार फिर हिम्मत करके मुझे कॉल किया। शायद उसे लगा था कि मैं कब का मर चुका हूँ, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट मैंने कॉल उठा लिया। वह हैरानी से बोला, भैया आप अभी भी जिंदा हो, बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा था कि बाढ़ ने आपको मार दिया होगा। उस समय मैं आराम से खीरा खा रहा था और टैबलेट पर ड्रामा देख रहा था। मेरे खाने की कुरकुरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने शांत होकर पूछा, क्यों कॉल किया है? वह तुरंत रोने लगा, भैया आपको नहीं पता लू याओ और उसके परिवार ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मेरे बड़े करने वाले सिस्टम से खूब पैसे कमाए। अब जब कोई मेरे सिस्टम का इस्तेमाल करने नहीं आता तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लू याओ ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन अब उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उनका पूरा परिवार सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, पता चल गया। वह घबरा कर बोला, भैया प्लीज मुझे अपने पास ले चलो। अगर खाना नहीं मिला तो मैं सच में भूख से मर जाऊंगा। क्या आप अपने इकलौते छोटे भाई को मरते हुए देख सकते हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा, नहीं। वह चिल्ला कर बोला, भैया आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। पहले वाले भैया तो ऐसे नहीं थे। क्या आपको भी रिबर्थ मिला है? मैंने बिना छिपाए जवाब दिया, हाँ मिला है। तो वह गुस्से में बोला, अगर आपको भी रिबर्थ मिला था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको भी पता था कि लू याओ और उसका परिवार कैसे लोग हैं। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने फार्म का एक वीडियो बनाया। उसमें मेरी सब्जियां और फल हरे भरे लहलहा रहे थे। चिक्स पूरे फार्म में दौड़ रहे थे। मेरा छोटा घर बेहद आरामदायक लग रहा था। फ्रिज खाने और स्नैक्स से भरा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाहर दुनिया में 3 साल से एपोकलिप्स चल रही है। वह जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो उसे भेजा वह गुस्से से पागल हो गया। वह चिल्लाया, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? आपको पता भी है मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सेल्फिश? पिछली जिंदगी में जब तुमने मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया था तब क्या तुम सेल्फिश नहीं थे? इस बार तुम्हें भी रीबर्थ मिला था। तुम्हें पहले से पता था कि एपोकलिप्स आने वाली है, लेकिन तुमने भी मुझे कभी नहीं बताया। फिर अब मुझे सेल्फिश कहने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरे छोटे भाई ने हमेशा मेरी हर मदद को अपना हक समझा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। मैं कोई संत नहीं था। जब तुमने मुझे कभी अपना परिवार नहीं माना तो अब मुझे भी तुम्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वह रोते हुए बोला, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लू याओ के प्यार में अंधा हो गया था। आप मुझे ऐसे मत छोड़ो। मैं आपका इकलौता छोटा भाई हूँ। अगर मैं भूख से मर गया तो आपका कोई परिवार नहीं बचेगा। मैंने बिना किसी भावना के कहा, तुम मर जाओ, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि दूसरी तरफ वह कितना गुस्से और बेबसी में तड़प रहा होगा। कैमरा की लाइव फीड में मैं रोज देखता था कि वह पूरे दिन घर के अंदर पागलों की तरह सामान तोड़ता रहता था। खासकर मेरे पुराने बेडरूम में उसने लगभग हर चीज तोड़ डाली थी, लेकिन सामान तोड़ने से भूख नहीं मिटी। चाहे वह जितना भी गुस्सा निकाल ले, उससे उसे एक निवाला भी नहीं मिलने वाला था। एक दिन मैंने देखा कि वह कुछ ब्रेड लेकर घर लौटा। बाहर लगे कैमरा से पता चला कि उसने वह ब्रेड लू याओ के घर से चुराई थी। उस समय लू याओ का पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ उसका 6 साल का छोटा भाई था। मेरे छोटे भाई ने उसे बहलाकर दरवाजा खुलवाया और फिर उनके घर का सारा खाना चुराकर भाग गया। कैमरा में यह सीन देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। सच में एक चोर दूसरे चोर को काट रहा था। इससे मजेदार तमाशा और क्या हो सकता था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब लू याओ का परिवार वापस आया और देखा कि उनका सारा खाना गायब है तो वे आग बबूला हो गए। वे मेरे घर के दरवाजे पर लाते मारने लगे, गालियां देने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन मेरा छोटा भाई फिर से कछुए की तरह घर के अंदर छिपा बैठा रहा और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे घर का मेन डोर मैंने रेनोवेशन के समय खास तौर पर सबसे मजबूत वाला लगवाया था, इसलिए लू याओ का परिवार लगातार 3 दिन और 3 रात तक दरवाजा पीटा रहा, लेकिन वे
अंदर बैठे मेरे छोटे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आखिर में लू याओ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली, यांग यांग, मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ गलत किया, अब जिद मत करो, हमारा खाना वापस कर दो, फिर हम दोनों दोबारा साथ हो जाएंगे। लू याओ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर लगातार कहती रही, ठीक है, पहले मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब गुस्से में कहा था, सच तो ये है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमने तो शादी करने का वादा भी किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? दरवाजे की दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई उसकी मीठी मीठी बातें सुन रहा था। शुरुआत में वह खुद को रोकता रहा, लेकिन लगातार 2 दिनों तक लू याओ उससे माफी मांगती रही और बार बार वादा करती रही कि आगे से वह कभी उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करेगी। आखिरकार मेरा छोटा भाई दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे समझ आ गया कि वह फिर से उसकी बातों में आ चुका है। आगे जो हुआ वह देखने लायक भी नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर पहले से छिपे लू याओ के छोटे भाई ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। मेरा छोटा भाई दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और अपना सिर पकड़कर तड़पता रहा। उसकी आंखों के सामने ही लू याओ का पूरा परिवार घर के अंदर घुस गया और बचा हुआ सारा खाना दोबारा उठाकर अपने घर ले गया। जाते जाते लू याओ के पिता ने उसके सिर पर एक जोरदार लात मारी और गुस्से से बोले, हमारी बेटी के पीछे घूमने वाले निकम्मे, तू हमारी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं, ऊपर से तू इतना घटिया निकला कि हमारा ही खाना चुरा लिया। मेरा छोटा भाई दर्द से चिल्लाया, वो खाना मेरा था, लेकिन लू याओ ने भी उसे एक लात मारकर रास्ते से हटाया और पूरा सामान अपने घर ले गई। जाते जाते उसने थूक कर कहा, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। मेरा छोटा भाई लगातार 2 दिन तक घर के दरवाजे पर पड़ा रहा। बड़ी मुश्किल से जब उसमें थोड़ी ताकत वापस आई तो वह उठकर दरवाजे के पास घुटनों में सिर देकर बहुत देर तक रोता रहा। अब उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम तो था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उसके पास बड़ा करने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। जब वह पूरी तरह टूट गया तब उसने मुझे फिर से कॉल किया। वह रोते हुए बोला, भैया, लोगों ने मुझे बहुत मारा है, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आकर मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख भी लगी है, लगता है मेरी हड्डियां भी टूट गई हैं। अगर ये पिछली जिंदगी वाला मैं होता तो उसके दर्द से मेरा दिल टूट जाता और मैं चाहता कि उसका सारा दर्द खुद सह लूं, लेकिन अब उसकी रोने की आवाज सुनकर भी मेरे मन में कोई भावना नहीं उठी। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम इसके हकदार हो, और कॉल काट दिया। इसके बाद मैं आराम से अपने फार्म में जाकर मक्का तोड़ने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मेरा छोटा भाई घर के बाहर पड़ा पड़ा दिन ब दिन दुबला होता गया। इस दौरान सोसाइटी के कई लोग उसके पास आते और जबरदस्ती उससे अपने खाने को बड़ा करवाते। वह मना करता, लेकिन 2-4 थप्पड़ खाने के बाद मजबूर होकर सिस्टम इस्तेमाल करता। आखिरकार उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी आ गया। वह घिसटा हुआ लू याओ के घर के दरवाजे तक पहुंचा। वहीं सिर एक तरफ झुक गया और उसने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। जब लू याओ ने दरवाजा खोला और उसकी लाश देखी तो उसने घिन से उसे एक लात मारकर किनारे कर दिया, जैसे उसकी मौत से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। इसके बाद 2 और साल गुजर गए। बारिश का पानी नीचे की कई मंजिलों तक भर चुका था, लेकिन जैसा मैंने पिछली जिंदगी में अंदाजा लगाया था, हमारी मंजिल तक पानी कभी नहीं पहुंचा। बारिश खत्म होने से कुछ महीने पहले लू याओ के पूरे परिवार का अंत हो गया। सोसाइटी में उनकी बदनामी पहले से ही थी, ऊपर से उन्होंने मेरे छोटे भाई के सिस्टम से बहुत पैसा कमाया था, इसलिए बहुत से लोग पहले ही उनसे नफरत करने लगे थे। बारिश खत्म होने के आखिरी महीनों में हर घर का खाना लगभग खत्म हो चुका था। तभी किसी ने सोसाइटी ग्रुप में मैसेज भेज दिया कि लू याओ के घर में अभी भी बहुत सारा खाना छिपा हुआ है। ये खबर फैलते ही कई लोग हथियार लेकर उनके घर पहुंच गए। वे दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगे कि सारा खाना बाहर निकालो, लेकिन लू याओ और उसके परिवार ने खाना देने से साफ मना कर दिया और उल्टा बाहर खड़े लोगों को गालियां देने लगे। इससे भीड़ पूरी तरह भड़क गई। कई लोगों ने मिलकर तय किया कि वे बारी बारी से उनका दरवाजा तोड़ेंगे। चारों तरफ दिन रात दरवाजा पीटने की आवाज गूंजती रही। आखिर 4 दिन बाद उनका मेन डोर टूट गया। भीड़ घर के अंदर घुस गई और उनका बचा हुआ सारा खाना लूट कर ले गई। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और अपोकलिप्स के आखिरी कुछ महीने वे किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते थे। बाहर पूरी सोसाइटी बर्बाद हो चुकी थी, जबकि मैं अपने छोटे फार्म में आराम से खाते पीते जिंदगी का मजा ले रहा था। इतना आराम था कि मेरा वजन भी लगभग 5 किलो बढ़ गया था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि बारिश खत्म हो चुकी है। कई सालों बाद सूरज ने काले बादलों को चीरकर अपनी सुनहरी किरणें धरती पर बिखेर दी और दुनिया में फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। उस समय मैं अपने फार्म में मक्का के खेत की मिट्टी डीली कर रहा था कि अचानक मेरे शरीर में एक अजीब बदलाव होने लगा। मेरा छोटा किया हुआ शरीर तेजी से अपने असली आकार में लौट आया। अब मैं फिर से सामान्य इंसान बन चुका था। मेरे पैरों के नीचे बना पूरा छोटा फार्म और छोटा घर अब खिलौनों की तरह दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने बर्बाद हो चुके असली घर की तरफ देखा और हैरान रह गया। सिर्फ मेरा शरीर ही अपने असली आकार में लौटा था। बाकी फार्म, घर और सारी छोटी की गई चीजें अब भी उसी छोटे आकार में थीं। शायद बड़ा करने वाले और छोटा करने वाले सिस्टम के नियम अलग अलग थे। आखिर सिस्टम जैसी रहस्यमयी चीज को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं था। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। कई साल बाद मौत से बच निकले लोग एक एक करके अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। दोस्तों, यहीं पर हमारी आज की कहानी पूरी तरह खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही शानदार मैनहवा और स्टोरी रिकैप्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।